वेलकम बैक इन ऑनलाइन क्लासेस। पिछली कक्षा में हमने सर्किट एनालिसिस चैप्टर के कुछ डेफिनेशंस को लिया था। उसमें हमने नेटवर्क की डेफिनेशन देखी थी। सोर्स में हमने वोल्टेज सोर्स को कंप्लीट कर लिया था। उसी को आगे बढ़ाते हुए सोर्सेज के टॉपिक को नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो है धारा स्रोत की। धारा स्रोत और वोल्टता स्रोत में एक ही अंतर है। ध्यान रखिए कि जो वोल्टता स्रोत होता है, जो बैटरी होती है, जो सेल होता है, वही धारा स्रोत की तरह कार्य करता है, लेकिन उस बैटरी या सेल के समांतर क्रम में परिमित मान की प्रतिबाधा जुड़ी हुई रहती है। सामान्यतया सेल के श्रेणी क्रम में आंतरिक प्रतिबाधा जुड़ी होती है, जिसको हम वोल्टता स्रोत कहते हैं, और धारा स्रोत में प्रतिबाधा उसके समांतर क्रम में जुड़ी होती है, लेकिन परिमित मान की। तो उस स्थिति में अपन उस स्रोत को कहते हैं धारा स्रोत। धारा स्रोत में सबसे पहले डेफिनेशन है अपनी आदर्श धारा स्रोत क्या होगा, और जिस प्रकार से हमने आदर्श वोल्टता स्रोत की डेफिनेशन दी थी, और उसकी डेफिनेशन थी कि ऐसा वोल्टता स्रोत जिस पर कि वोल्टता बाह्य प्रतिबाधा के मान में परिवर्तन करने पर भी परिवर्तित न हो, आदर्श वोल्टता स्रोत कहलाता है। धारा स्रोत में सिर्फ उसमें वोल्टेज कांस्टेंट रहती थी, इसमें करंट कांस्टेंट रहेगी। अर्थात ऐसा स्रोत जिसमें प्रवाहित धारा बाह्य प्रतिबाधा के मान में परिवर्तन करने पर भी अपरिवर्तित हो, तो वह आदर्श धारा स्रोत कहलाता है। इस आदर्श धारा स्रोत के समांतर क्रम में अनंत प्रतिरोध लगा हुआ माना जा सकता है, अनंत प्रतिबाधा लगी हुई मानी जा सकती है। यदि यह कंडीशन लागू होती है तो ही अपनी डेफिनेशन प्रूफ हो पाएगी कि हाँ, करंट की वैल्यू चेंज नहीं होती जब भी हम किसी बाह्य प्रतिबाधा के मान को परिवर्तित करते हैं। यहाँ पर एक आइडियल करंट सोर्स का अपने सर्किट बनाया है, और इस करंट सोर्स का जो नोटेशन है, ध्यान रखें, एक सर्किल के अंदर अपन ने तीर का निशान लगा करके बताते हैं कि एक धारा स्रोत है। इसी धारा स्रोत के समांतर क्रम में अपन ने Z इज इक्वल टू इनफाइनाइट अनंत प्रतिबाधा लगाई हुई है, और बाह्य रूप से बाह्य प्रतिबाधा ZL जोड़ी गई है। यह प्रतिबाधा ZL परिवर्तनशील है, जो कि तीर का निशान शो कर रहा है। लेकिन ध्यान रखिए कि प्रतिबाधा का मान कभी भी अनंत नहीं हो सकता। तुलनात्मक रूप से अपन अनंत मान सकते हैं, लेकिन कभी भी यह अनंत नहीं होता। अर्थात अनंत न होकर के इस Z की वैल्यू जो है फाइनाइट वैल्यू रहती है, और उस स्थिति में जब Z इज इक्वल टू फाइनाइट हो, तो उस स्थिति में इस धारा स्रोत को हम वास्तविक धारा स्रोत कहते हैं। अर्थात ऐसा धारा स्रोत जिसके समांतर क्रम में अनंत प्रतिरोध न जुड़कर परिमित मान का प्रतिरोध लगा हुआ हो, वास्तविक धारा स्रोत कहलाता है। ऐसे धारा स्रोत से प्रवाहित धारा का मान बाह्य प्रतिबाधा के मान में परिवर्तन होने पर परिवर्तित होता है। तो लास्ट में लाइन बोली है कि ऐसा धारा स्रोत या ऐसे धारा स्रोत से प्रवाहित धारा का मान बाह्य प्रतिबाधा के मान में परिवर्तन होने पर परिवर्तित होता है। चलो इसको प्रूव करते हैं कि बाह्य प्रतिबाधा के मान में परिवर्तन करने पर धारा का मान परिवर्तित होता है या नहीं। उसके लिए हमने रियल करंट सोर्स बनाया है, वास्तविक धारा स्रोत बनाया है, जिसमें सेल और बैटरी के समांतर क्रम में प्रतिबाधा Zin लगी हुई है और बाह्य प्रतिबाधा ZL लगी हुई है। करंट सोर्स से बहने वाली करंट की वैल्यू कैपिटल I है, और इस करंट में से
जेड एल में फ्लो होने वाली करंट की वैल्यू है आई एल, जो कि सर्किट में अपने बना रखा है। इस जेड एल से प्रवाहित धारा का मान अपने को निकालना है और वो वैल्यू है आई एल इज इक्वल टू ई अपॉन जेड एल। ई यहाँ पर इसलिए आया है कि बाह्य प्रतिबाधा के दोनों जो सिरे हैं वो दोनों सिरे और धारा स्रोत के दोनों सिरे एक ही जगह जुड़े हुए कॉमन हैं, इसलिए जो वोल्टेज करंट सोर्स के सिरों पर रहेगी वही वोल्टेज जेड एल के सिरों पर रहेगी। इसलिए यहाँ पर आई एल इज इक्वल टू ई अपॉन जेड एल होगा, जो कि अपने को समीकरण नंबर 1 से इसको शो किया है। इस समीकरण 1 में अपने को ई की वैल्यू फाइंड करनी है कि लगाया हुआ विद्युत वाहक बल ई का मान कितना है। और अगर ओम के नियम से देखें तो वह विद्युत वाहक बल ई इज इक्वल टू होता है करंट इनटू सर्किट की टोटल इम्पीडेंस। और करंट जो है वो जो अपने सर्किट लिया है उसमें बहने वाली करंट है, तो ई इज इक्वल टू आई इंटू जेड। जेड जो है वो सर्किट की टोटल इम्पीडेंस है। और अगर यहाँ ध्यान से देखें तो यहाँ पर दो तरह की इम्पीडेंस लगी हुई है, एक तो है जेड इन और दूसरी है जेड एल। ये दोनों ही एक दूसरे के समांतर क्रम में है और समांतर क्रम में दोनों प्रतिबाधाओं की जो परिणामी प्रतिबाधा आएगी वो आएगी जेड इज इक्वल टू जेड इन इंटू जेड एल अपॉन जेड इन प्लस जेड एल। यह वैल्यू अपन ऊपर की इक्वेशन में लिखे जहाँ ई इज इक्वल टू आई जेड लिखा है, तो वैल्यू आती है अपनी ई इज इक्वल टू आई जेड इन जेड एल अपॉन जेड इन प्लस जेड एल। समीकरण 1 से समीकरण 1 में इस ई की वैल्यू अपन पुट करेंगे तो वैल्यू आती है आई एल इज इक्वल टू आई जेड इन जेड एल अपॉन जेड इन प्लस जेड एल मल्टीप्लाई बाई जेड एल। जेड एल से जेड एल कैंसिल हो जाएगा, तो लास्ट इक्वेशन आती है अपनी कि आई एल इज इक्वल टू आई जेड इन अपॉन जेड इन प्लस जेड एल। इस इक्वेशन को अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर देखिए करंट सोर्स से निकलने वाली करंट कैपिटल आई कांस्टेंट है, जेड इन की वैल्यू कांस्टेंट है, वेरिएबल सिर्फ जेड एल है। अर्थात जेड एल की वैल्यू कम ज़्यादा हो सकती है, कम ज़्यादा की जा सकती है। यहाँ पर अगर जेड एल की वैल्यू को अपन परिवर्तित करते हैं तो इक्वेशन शो करती है कि जेड एल से बहने वाली करंट आई एल का मान परिवर्तित होता है। अर्थात जेड एल के मान में परिवर्तन होने पर, बाह्य प्रतिबाधा के मान में परिवर्तन करने पर उसमें से बहने वाली धारा के मान में परिवर्तन होता है। ये तो बात हुई अपनी रियल करंट सोर्स की। अब इसी रियल करंट सोर्स को अपन आइडियल करंट सोर्स में कैसे बदल सकते हैं, कौन सी कंडीशन है जिसमें हम इस रियल करंट सोर्स को आइडियल करंट सोर्स बोल सकते हैं या उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर अपन ध्यान से देखें तो अपने पास दो इम्पीडेंस ऐड हो रही है, एक जेड इन और जेड एल इक्वेशन के डिनोमिनेटर में। अगर यहाँ पर अपन कंडीशन ले लें कि जेड एल का मान समांतर क्रम में लगाई हुई प्रतिबाधा, समांतर क्रम में कहाँ लगी हुई है, सेल के समांतर क्रम में लगाई हुई प्रतिबाधा जेड इन से बहुत कम हो, अर्थात जेड इन इज़ वेरी ग्रेटर देन जेड एल। तो इस तुलनात्मक अध्ययन में जेड इन की तुलना में जेड एल को छोड़ा जा सकता है, नगण्य माना जा सकता है। तो उस स्थिति में इक्वेशन अपनी बनती है कि आई एल इज इक्वल टू आई जेड इन अपॉन जेड इन। जेड इन से जेड इन कैंसिल हो जाएगा और इक्वेशन आएगी
IL इज इक्वल टू I। अर्थात जब स्रोत के समांतर क्रम में लगी प्रतिबाधा का मान बाह्य प्रतिबाधा से बहुत अधिक हो तो वास्तविक धारा स्रोत आदर्श धारा स्रोत की तरह कार्य करने लगता है। नेक्स्ट डेफिनेशन है रेखीय प्रतिबाधाएं। रेखीय प्रतिबाधा क्या होती है? कोई भी ऐसी प्रतिबाधा जिसके सिरों के मध्य अगर विभवांतर लगा दिया जाए या कोई बैटरी जोड़ दी जाए या कोई सेल जोड़ दिया जाए तो उस प्रतिबाधा के सिरों के मध्य का विभवांतर और उसमें से प्रवाहित होने वाली धारा का अनुपात अगर सदैव नियत रहता है तो ऐसी प्रतिबाधा रेखीय प्रतिबाधा कहलाती है। यहाँ जो रेखीय शब्द है वो शब्द है, रेखीय का मतलब रेखीय ग्राफ से है यहाँ पर। अर्थात किसी प्रतिबाधा के सिरों के मध्य आरोपित विभवांतर और उसमें से बहने वाली करंट के मध्य का ग्राफ खींचे अगर अलग अलग वोल्टेज पर प्राप्त धारा के अलग अलग मान के साथ, तो हमें ग्राफ जो मिलेगा वो एक सीधी रेखा मिलती है। इसलिए ऐसी प्रतिबाधा को हम रेखीय प्रतिबाधा कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में इसमें रेखीय प्रतिबाधा के जो एग्जाम्पल है वो है प्रतिरोध। अर्थात प्रतिरोध की सिरों के मध्य के विभवांतर और उसमें से बहने वाली करंट का रेशियो सदैव कांस्टेंट रहता है और वो कांस्टेंट वैल्यू को अपन कैपिटल R से लिखते हैं, जिसको अपन प्रतिरोध कहते हैं। सेकंड है प्रेरकत्व, धारिता आदि। उसके बाद में आता है द्विपार्श्विक प्रतिबाधा, बाइलेटरल इम्पीडेंस। द्विपार्श्विक से अर्थ है दो दिशाएं। दो दिशाओं में यहाँ पर लेफ़्ट टू राइट और राइट टू लेफ़्ट। कोई भी प्रतिबाधा लें, मान लेते हैं कि उसमें पहले करंट लेफ़्ट टू राइट बह रही है और लेफ़्ट टू राइट जब करंट बह रही है तो उस समय प्रतिबाधा की वैल्यू कितनी है वो कैलकुलेट कीजिए। वो कहाँ से कैलकुलेट होगी? जो भी अपने एलिमेंट लिया है उसके सिरों के मध्य का विभवांतर और उसमें से बहने वाली करंट का रेशियो ले लो, तो वो जो रेशियो आएगा वो इम्पीडेंस प्रतिबाधा कहलाएगा। अब अपन करंट की डायरेक्शन बदल देते हैं। पहले लेफ़्ट टू राइट थी, अब राइट टू लेफ़्ट। अर्थात लगाया गया वोल्टेज सोर्स, बैटरी या सेल के टर्मिनल्स को अपने को इंटरचेंज करना है और कुछ नहीं करना। जैसे ही टर्मिनल को इंटरचेंज करते हैं तो पहले अगर करंट लेफ़्ट टू राइट बह रही थी तो अब राइट टू लेफ़्ट बहेगी। और इस स्थिति में यदि उस इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट के सिरों के मध्य का विभवांतर और उसमें बहने वाली करंट का रेशियो निकाले तो वह रेशियो वही आना चाहिए जो कि पहले था। यदि ऐसा होता है कि ये रेशियो दोनों टाइम इक्वल आता है, जबकि करंट लेफ़्ट टू राइट बह रही थी और जबकि करंट राइट टू लेफ़्ट बह रही है, तो उस स्थिति में इस प्रकार की प्रतिबाधा को हम द्विपार्श्विक प्रतिबाधा कहते हैं। डेफिनेशन यही लिखी है अपन ने। यदि किसी प्रतिबाधा में प्रवाहित धारा की दिशा उलटने पर प्रतिबाधा का मान अपरिवर्तित रहे तो उसे द्विपार्श्विक प्रतिबाधा कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है, प्रेरकत्व है, धारिता है आदि। लेकिन ध्यान रहे, इनके अतिरिक्त डायोड, ट्रांजिस्टर आदि द्विपार्श्विक प्रतिबाधाएं नहीं। अर्थात इनमें अगर धारा की दिशा चेंज कर दें तो इम्पीडेंस की वैल्यू चेंज हो जाती है। ध्यान में हो तो पीएन जंक्शन डायोड पड़ा था। इस पीएन जंक्शन डायोड को अपन सर्किट में दो तरीके से जोड़ सकते हैं।
वो दो तरीके में थे, एक तो फॉरवर्ड बाइस और एक रिवर्स बाइस। फॉरवर्ड बाइस में जब इस डायोड को अपन जोड़ते हैं तो इसकी इम्पीडेंस, इसका रेजिस्टेंस ओम, किलो ओम में आता है। लेकिन जब इसको रिवर्स बाइस में जोड़ते हैं, अर्थात बैटरी, सोर्स या सेल के टर्मिनल को इंटरचेंज कर दें लेकिन डायोड अपनी जगह रहे, तो उस स्थिति में इसका रेजिस्टेंस मेगा ओम ऑर्डर में आता है। अर्थात उस स्थिति में इसकी इम्पीडेंस बदल जाती है। यही स्थिति ट्रांजिस्टर की है। इसलिए डायोड, ट्रांजिस्टर आदि द्विपार्श्विक प्रतिबाधाएं नहीं हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है शाखा, ब्रांच। शाखा नेटवर्क का ही एक भाग है। शाखा नेटवर्क का ही एक छोटा सा भाग है, लेकिन कंडीशन ये है कि उसमें धारा का मान नियत रहता है। अर्थात नेटवर्क का वह भाग जिसमें धारा का मान नियत रहता हो, शाखा कहलाती है, ब्रांच कहलाती है। नेक्स्ट संधि, नोडल पॉइंट, नोड पॉइंट। संधि बिंदु वह होगा, तय है, किसी न किसी जाल में ही होगा, नेटवर्क में ही होगा। तो जाल में ही वह बिंदु जिस पर एक से अधिक शाखाएं मिलती हैं। हो सकता है इन शाखाओं में करंट की डायरेक्शन अलग अलग हो। किसी शाखा में करंट की डायरेक्शन संधि बिंदु की ओर हो और किसी शाखा में करंट की डायरेक्शन संधि बिंदु से बाहर की ओर। लेकिन उस बिंदु पर एक से अधिक अगर शाखाएं मिलती है तो वह बिंदु संधि बिंदु कहलाता है, नोड पॉइंट कहलाता है। लास्ट डेफिनेशन है पास और लूप। अभी अपन ने डेफिनेशन ली थी शाखा की। यदि अपन अलग अलग शाखाओं को मिला दें और मिला करके एक बंद पथ का निर्माण कर दें, लूप का निर्माण कर दें, पास का निर्माण कर दें, बंद पथ का निर्माण कर दें, तो वह बंद पथ पास या लूप कहलाता है। अर्थात एक से अधिक शाखाएं लेकर के यदि हम बंद पथ का निर्माण कर दें तो वह बंद पथ पास या लूप कहलाता है। नेक्स्ट टॉपिक है अपना किरचॉफ के नियम, और इस नेक्स्ट टॉपिक को अपन अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।